जय हिंद एवरीवन, दिस इज शिवम तोमर। वेलकम टू स्वसन स्टडी ग्रुप। गाइस, आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, तो यह ऑनलाइन बैच आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज हम लोग दूसरी डेमो क्लास लेकर के आए हैं और ये बायोलॉजी की दूसरी डेमो क्लास है। ठीक है, इस डेमो क्लास के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इस डेमो क्लास के माध्यम से आप देख सकते हो और यहाँ से आपको डिसीजन लेने में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी कि आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है या नहीं। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। देखो, सेल क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। देखो, कोशिका को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में। तो एसएससी के सभी एग्जाम्स में जनरली सिलेबस होता है हमारा मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का। ठीक है, ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेंस की बात करूँ, सीजीएल के मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें इंग्लिश और आपका मैथ्स आता है सिर्फ। ठीक है, उसमें जीके और जीएस नहीं आती। ठीक है, तो प्री में क्या आता है, प्री में आपका मैथ्स आता है और मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग आती है, रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जीके, जीके के भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश, उसके भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको ऑनलाइन बैच में पढ़ाए जाएंगे और ये एक टारगेटेड बैच है। ठीक है, मतलब इसमें जैसे एसएससी क्वेश्चंस पूछता है, सारे उसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बैच से रिलेटेड अपने एसएससी एग्जाम से रिलेवेंट ही टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सिलेबस समझ आ गया होगा क्या क्या पूछा जाता है। अब हम चलते हैं सेल पे। देखो, सेल क्या होती है। देखो, जितने भी जीव है हमारे, चाहे वो इंसान है, जानवर है या फिर पेड़ पौधे हैं, वे सभी जीव सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। अब सेल से कैसे मिलकर के बने हैं, देखो, सेल, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल क्या होती है, सेल एक बहुत ही छोटी सी यूनिट होती है, बहुत ही छोटे छोटे ये जीव होते हैं और ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं ये जीव। ये छोटे छोटे जीव मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करते हैं। किसका, टिश्यूज का। टिश्यूज का हिंदी में टिश्यूज को बोलते हैं उत्तक। तो कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है। ठीक है, अभी कुछ जो जीव है हमारे, कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जीव हमारे बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, दो कोशिकाएं पाई जाती है, लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं भी पाई जाती है। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसानों में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। तो ये जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती मिलती है, तो कोशिकाएं मिलकर के टिश्यूज बनाती है, उत्तक बनाती है। ठीक है, और टिश्यू क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स को हिंदी में कहते हैं अंग। हमारे शरीर में अगर मैं अगर हम इंसानों के शरीर का एग्जांपल लें, तो इंसानों के शरीर में ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, किडनी होती है, ठीक है, हार्ट होता है। तो ये सारे ऑर्गन्स कौन बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गन्स का एक सिस्टम बनता है। ठीक है, फिर क्या बनता है, फिर बनता है ऑर्गन्स का एक सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन्स का जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे आपने सुना होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हम नाक का यूज करते हैं, फिर फेफड़ों में जाता है। ठीक है, फिर हार्ट उसे हार्ट जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और फिर ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बन गया है ना। ये सिस्टम पूरा, ये ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम फिर फंक्शन करता है। और जब ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करता है तब एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तब एक जीव बनता है और जीव को अंग्रेजी में कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो आपको समझ आया कि ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण कैसे होता है। पहले सेल होती है, फिर सेल मिलकर के टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम जब तैयार हो जाता है, जब ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करने लग जाता है, काम करने लग जाता है, तो फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात ये पता चली कि जो सेल है ना, सेल, वो सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि
जीवन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो एक सेल है, कोशिकाएं है। बताओ, क्लियर है? ठीक है। अब जानवरों की सेल और पेड़ पौधों की सेल अलग अलग होती है। ठीक है, पेड़ पौधों की अलग सेल होती है, जानवरों की सेल अलग होती है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। आपको मैं बताऊं, सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन्स है, फेफड़े है, किडनी है, जैसे हमारे ऑर्गन्स है, इसी प्रकार सेल के भी ऑर्गन्स है। तो सेल के ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। देखो यहाँ सेल के ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग। कोशिका के अंगों को कहा जाता है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जैसे प्लांट सेल में सुना होगा हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिसको। उसके बाद कुछ राइबोसोम आपने सुने होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये जो मैंने अभी नाम बताए ये सारे क्या है, ये कोशिका के अंग है, ये सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, अभी क्या काम करते हैं, इनका क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, राइबोसोम का क्या काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो, तो मैं क्या बता रहा था कि जो सेल है हमारी, सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, जितने भी अंग हैं, वो सारे सेल से मिलकर के बने हैं। अब मैंने आपको एक बात और बताई कि जो अंग है हमारे, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं कुछ, उस काम करने की वजह से ही हम लोग जिंदा है। ठीक है, अगर हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, अगर वो काम करना बंद कर दे, यानी अगर हमारे फेफड़े सांस लेना बंद कर दे, तो हम मर जाएंगे, है ना। तो काम जो किया जाता है वो ऑर्गन सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और ऑर्गन सिस्टम किस वजह से बने हैं, सेल की वजह से बने हैं। तो सेल को हम लोग यहाँ पे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है लाइफ की, तो क्या होती है, सेल ही होती है। क्या बताया मैंने, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है भाई, सेल की वजह से ही ऑर्गन्स बने, उन ऑर्गन से हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बना, तो इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। फिर जो ऑर्गन्स बने वे काम करते हैं, यानी फंक्शन करते हैं, तो उसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है सेल को। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो सेल है वो डिस्कवर किसने करी, है ना, उसको खोजा किसने है। तो आपको एक नाम ध्यान रखना है, आपको एक नाम ध्यान रखना है। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवर किया था, सेल की खोज की थी। ठीक है, 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। एक बार इसको ध्यान से देख लो, याद कर लो, ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने। देखो बच्चों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए दो चीज़ें काम करेगी, एक तो सब्जेक्ट को समझना और एक सब्जेक्ट को याद रखना। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट को समझना और एक सब्जेक्ट को याद रखना, ये दो चीज़ें ही काम करेगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझते हो, ठीक है, तो आप ऐसा सोचते हो कि आपने किसी सब्जेक्ट को समझ लिया और आप एग्ज़ाम निकाल दोगे, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। ठीक है, इस आधार पे कई बार ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट तो समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन को हम वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी होती है। जो बच्चे इस सिस्टम को समझ गए ना कि सब्जेक्ट को समझना भी होता है और याद भी रखना होता है, वो किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर देंगे। एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट को पहले समझना है और फिर उसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो याद भी रखना है। ठीक है, याद रखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, याद रखने के तरीके हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ो, या अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो उस वीडियो को बार बार देखो, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसे
लिखो अपने आप से, ठीक है, और लिख करके उसे रटो। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब्जेक्ट को आपको समझना भी है और सब्जेक्ट को आपको याद भी रखना है, ठीक है। और फिर देखना आप किसी भी एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर दोगे और जो आपके सपने हैं वो हम 100% सच होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे ऑनलाइन बैच में इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि आपको किसी सब्जेक्ट को समझाना किस तरीके से है और याद किस तरीके से रखना है, ठीक है। याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, और समझाने के लिए कंसेप्ट हम बता ही रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये डेमो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि इस डेमो क्लास के माध्यम से आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सेल के बारे में हमने देख तो लिया कि सेल टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक जीव का निर्माण होता है। तो क्या आप सेल की इमेज देखना चाहते हो? देखो, ये है सेल की इमेज, ऐसी होती है सेल, और ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल नहीं है, ये एनिमल सेल है एक, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। अब एनिमल में सभी आ जाते हैं, यानी इंसान भी आ जाते हैं, गायें भी, भैंस भी, कुत्ते भी, सब प्रकार के एनिमल्स की सेल ऐसी ही होती है, ठीक है। सभी एनिमल्स पहले एक सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर दो तीन सेल ऐसे बनती है, और बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल सेल की शेप है। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, ये सभी जो नाम आपको दिख रहे हैं ये सभी कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका के अंग। ये सभी क्या कहते हैं? कोशिका के अंग। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स किस तरीके से काम करते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे अपने प्रॉपर ऑनलाइन बैच में। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस से। देखो, अगर मैं ऊपर से खींचता हूँ तो ये बार आपको दिखाई देगा, एक बार ध्यान से देखो, सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, ये जो कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। हिंदी में इसको कहते हैं हम केंद्रक, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हम केंद्रक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के बराबर में राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम काम करते हैं प्रोटीन को बनाने का, ठीक है। और न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस को हम कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, यानी कि सारी चीज़ें न्यूक्लियस में, सेल में जो भी हो रही है उसको कंट्रोल करता है, तो इसलिए न्यूक्लियस को हम कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या काम करता है भाई? किसी भी काम को करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर ऑनलाइन बैच में, इसलिए ऑनलाइन बैच को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद राइबोसोम के बराबर में आपको दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसकी इमेज देखो किस तरीके से, ये ऐसे देखो किस तरीके से ये बिखरी पड़ी है, इसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, ये जो है, ये यहाँ पे ये वाइट वाइट सा, ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद सेल कोट, यानी सेल का कवर, जैसे कछुए का कवर होता है ना, ऐसे सेल का एक कवर होता है, सेल कोट। उसके बाद साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर खून होता है, खून एक लिक्विड होता है, इसी प्रकार सेल के अंदर भी एक लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखो, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये नाम है, मैं समझ सकता हूँ पहली बार में कुछ बच्चों को याद हो जाएंगे, कुछ बच्चों को नहीं होंगे। अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे तीसरी बार में जा कर के याद हुए थे। जब मैंने पहली बार बायोलॉजी पढ़ी थी तो पहली बार में मुझे याद नहीं हुए थे, जब मैंने तीसरी बार बायोलॉजी पढ़ी तब जा कर के ये सारे नाम मुझे याद हुए थे, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जो पहली बार में नहीं याद कर सकते, लेकिन उनके लिए उन्हें क्या करना है? उन्हें बार बार इन चीज़ों को पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इमेज के माध्यम से तो और जल्दी याद हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बाद ये येलो कलर में ये क्या है? ये है आपके गोल्गी बॉडी। क्या है ये? गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये क्या काम करते हैं?
ये जो प्रोटीन वगैरह बनाए गए हैं राइबोसोम के द्वारा, ये प्रोटीन सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स को देते हैं जा करके, ठीक है। यानी ये सेल के ट्रक होते हैं एक टाइप से, हम ये कह सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गोल्गी बॉडी, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा होगा, ये होता है, देखो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए सेल ना क्या करती है, सांस लेती है, एक टाइप से सांस लेती है। अब सांस लेती है तो उसके अंदर एनर्जी बनती है, जिसे हम एटीपी की फॉर्म में मापते हैं, और उसी एनर्जी से काम करते हैं। भाई किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सेल को एनर्जी मिलती है इस माइटोकॉन्ड्रिया से, और इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस, यानी ये इसको पावर देता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोइल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सेंट्रोइल। उसके बाद ये फ्री राइबोसोम, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद ये लाइसोसोम, ये देखो ये लाइसोसोम है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर, उसके बाद क्रोमेटिन, और ये न्यूक्लियोलस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। आपको सेल वॉल के बारे में पता चला, ठीक है। सेल सेल वॉल नहीं, सेल के बारे में, ठीक है, एनिमल सेल के बारे में। सेल वॉल अलग होती है, सेल वॉल, हाँ, सेल वॉल के जिस बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। तो चलो सेल वॉल को ही देख लेते हैं। देखो ये है हमारी प्लांट सेल, देखो एनिमल सेल को देखो, ये थोड़ी गोलाकार होती है ना, इसका शेप कैसा होता है, गोलाकार होता है। और प्लांट सेल को देखो, प्लांट सेल का शेप कैसा है, वर्गाकार है ना, वर्गाकार है। और ये भी इस तरीके से, ये प्लांट सेल से ये इसके पैर से निकल रहे हैं बाहर, है ना। तो प्लांट सेल में, यानी कि जो पेड़ पौधों की जो सेल होती है, पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है, वर्गाकार होता है। क्लियर है? अब इसके भी ऑर्गेनल्स को हम देख लेते हैं। तो इसमें भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये रहा इसका केंद्रक, इसका दिमाग, इसकी सेल का, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के बाहर एक कवर चढ़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन। ये न्यूक्लियर गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस एनवलप होगा ये, ठीक है, न्यूक्लियस एनवलप, ठीक है। और न्यूक्लियस में एक लिक्विड पाया जाता है, देखो जहाँ भी लिक्विड होता है उसे हम प्लाज्म बोलते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। फिर ये प्रोक्सीसोम है यहाँ पे, लाइसोसोम, ये रहा लाइसोसोम, इसमें भी है और उसमें भी था। गोल्गी एपरेटस उसमें भी था। गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी एक ही बात है। एनिमल सेल में भी गोल्गी एपरेटस था और इसमें भी गोल्गी एपरेटस है, ठीक है। वेसिक्स वैक्यूल्स होगा, ये वैक्यूल्स है यहाँ पे ये। इसके बाद एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया था और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, देखो उसमें भी कुछ इस प्रकार से था, इसमें भी इस प्रकार से है। और जो ये आपको ये जो दिख रहे होंगे, ये पॉइंट पॉइंट से, ये बिंदु बिंदु से जो आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। ये राइबोसोम्स होते हैं, देखो यहाँ लिख रखा है इसने, ये राइबोसोम्स, ठीक है। और जो ये येलो कलर में है, ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो है क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बोलते हैं जिसको। इसी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से, ठीक है। और इसी वजह से जो पत्तियों का रंग है वो हरा भी होता है, ठीक है। वैसे तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होता है इसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। फिर आप देखो ये प्लाज्माडोस्माटा, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, ये देखो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब ये बाहर सेल की जो दीवार है, बाहर की जो दीवार है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक सेल मेम्ब्रेन के साथ में सेल वॉल भी होती है, यानी कि कोशिका की एक दीवार होती है, जिससे कि कोशिका के अंदर फालतू की चीज़ें ना घुसे, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, ये किस तरीके से काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस तरीके से काम करते हैं किसी कोशिका में, इनका रोल क्या होता है, क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन बैच में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एनिमल सेल थी, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल थी और ये प्लांट सेल है। आपको बताओ यहाँ पे सेल के बारे में जो कुछ समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो देखो, सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखो। प्लांट सेल इज यूजुअली लार्जर इन साइज, जो प्लांट सेल है, पेड़ पौधों की जो सेल है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। जबकि जो एनिमल सेल है वो प्लांट सेल के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है।
इसके बाद प्लांट सेल का आप डायग्राम देखो। प्लांट सेल एक वर्गाकार सेल होती है, ठीक है, स्क्वायरल सेल होती है, और ये गोलाकार सेल होती है, एनिमल सेल, ठीक है। अच्छा, इट इज़ एनक्लोज्ड बाय ए रिजिड सेलुलोज सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एक सेल वॉल भी होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है, और ये कठोर होती है। रिजिड माने होता है कठोर, ठीक है, ये कठोर होती है। सेल वॉल क्या होती है? कठोर होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा पेड़ पौधे इंसानों के और बाकी जानवरों के मुकाबले कठोर होते हैं, है ना। बाकी जानवरों की जो स्किन है वो दब जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनके जो तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो सेल वॉल की वजह से होते हैं, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में ये एक थिन यानी पतली सी फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सिर्फ सेल वॉल इसमें नहीं होता, सिर्फ एक पतला सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट सेल है वो अपना शेप नहीं बदल सकती, इट कैन नॉट चेंज इट शेप। लेकिन जो एनिमल सेल है वो कभी कभी अपना शेप बदल देती है। मतलब अगर ये इस तरीके की है तो थोड़ी देर बाद ऐसे हो सकता है वो इस तरीके की हो जाए। जैसे अमीबा सा होता है ना, अमीबा अपना शेप चेंज करता रहता है, इसी प्रकार सेल भी अपना जो शेप है वो चेंज कर लेती है, ठीक है। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है। और अ मैच्योर प्लांट सेल कंटेन्स ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इसमें एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में एक छोटा वैक्यूल होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ आया प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखो, सेल साइज मैंने आपको बताया प्लांट सेल का बड़ा होता है, तो एनिमल सेल का जो साइज है वो 10 से 30 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि प्लांट सेल का 10 से 100 के बीच का होता है, माइक्रोमीटर है ये, ठीक है। प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में फ्लेक्सिबल होती है और प्लांट सेल में रिजिड होती है, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, प्लांट सेल जो है थोड़ी कठोर होती है, ठीक है। सेल शेप कैसी होती है? एनिमल सेल इरेगुलर होती है, मतलब वो चेंज होती रहती है, जबकि प्लांट सेल की फिक्स्ड होती है, ठीक है। फूड स्टोरेज एनिमल सेल में ग्लाइकोगिन और लिपिड्स के रूप में होता है, जबकि प्लांट सेल में स्टार्च के तौर पे होता है। देखो, जो फूड स्टोरेज होता है एनिमल सेल में ग्लाइकोगेन और लिपिड्स के रूप में होता है, ये भी याद रखना है आपको। लिपिड्स लिपिड्स हम कहते हैं फैट, जैसे चर्बी होता है ना, वसा, वसा बोलते हैं हिंदी में फैट को, वसा। तो फैट और लिपिड्स का मतलब एक ही है, ठीक है। तो एनिमल सेल में लिपिड्स और ग्लाइकोगेन के रूप में फूड का स्टोरेज होता है, जबकि प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल्स इसमें एक या ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे होते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें से आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ये दोनों में ही होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोक्सिसोम है, गोल्गी बॉडी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये माइक्रोट्यूबल्स है। ये दोनों की दोनों सेल में प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, यस, ये दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि जैसे लाइसोसोम है, सेंट्रल्स है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट सेल में ये नहीं होते, ठीक है। रेयरली कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते। एनिमल सेल में ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नाम आपको कुछ ध्यान नहीं रखने, ये कोई ख़ास है नहीं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल आपका एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल के अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट ध्यान रखना है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। और माइक्रोविल्ली आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोविल्ली बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि ये एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में माइक्रोविल्ली नहीं होता। ये 3-4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? हमने सेल के बारे में सीखा, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में सीखा। सेल के ऑर्गेनल्स किस तरीके से काम करते हैं वो हमने इसमें नहीं सीखा, ठीक है। हमने इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से उनके ऑर्गेनल्स होते हैं, वे रिजिड और फ्लेक्सिबल कौन कौन होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमने सीखा, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। ये काम आपको करना है। और जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि उस चैनल पे अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन नहीं करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, मिस कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और ऑनलाइन बैच किस तरीके से ज्वाइन करना है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखना। और ऑनलाइन बैच को जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और अपनी तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि लॉकडाउन चल रहा है तो अब पढ़ाई से भी दूर चले जाओ, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी और आपके जो सपने हैं, आपकी जो नौकरी है, उनकी भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, कोरोना से बचते रहो और हेल्दी खाना खाओ। चलो, जय हिंद।